नमस्ते दोस्तों, मिशन एग्जाम सेंटर पर आपका स्वागत है। नमस्कार एस्पिरेंट, स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में जहां हम मिडीवल यूरोप यानी मध्यकालीन यूरोप के सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बिल्कुल बेसिक से डिकोड करने वाले हैं। यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ये टॉपिक एकदम फाउंडेशनल है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज हम मुख्य रूप से इन 4 एरियाज पर फोकस करेंगे। पहला, सामंतवाद का उदय, फिर समाज के 3 वर्ग, उसके बाद आई नई कृषि प्रौद्योगिकी, नए नगरों का बनना, 14वीं सदी का भयंकर संकट और फाइनली नए शासकों का आगमन। बस ये सीक्वेंस ध्यान में रखिए, हिस्ट्री की कड़ियां अपने आप जुड़ती जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म के उदय की। आखिर इसकी शुरुआत कहां से और कैसे हुई? देखिए, किसी भी ऐतिहासिक घटना को ठीक से समझना हो तो भूगोल को देखना बहुत जरूरी है। पश्चिमी यूरोप के इस मैप को ध्यान से देखिए। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यहां कई जर्मन जनजातियों ने अपना कब्जा जमा लिया था और यहीं से फ्रैंकिश राज्य और एक नए मध्यकालीन सामाजिक ढांचे की शुरुआत हुई। अब यहां 2 ऐसी टर्म्स हैं जो प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल टिप्स पर होनी चाहिए। पहला है फ्यूडलिज्म, जो जर्मन शब्द फ्यूड से बना है। फ्यूड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा, यानी ये पूरी व्यवस्था जमीन पर टिकी थी। दूसरा शब्द है वसालेज। ये एक ऐसी प्रथा थी जहां एक सबऑर्डिनेट सैन्य सुरक्षा यानी मिलिट्री प्रोटेक्शन के बदले अपने लॉर्ड के प्रति निष्ठा की शपथ लेता था। जमीन और लॉयल्टी का ये कॉम्बिनेशन ही इस सिस्टम की असली बुनियाद थी। आगे बढ़ते हैं द 3 ऑर्डर्स यानी समाज के 3 वर्गों की तरफ। उस समय का समाज लोगों के कामों के आधार पर बटा हुआ था, जो प्रार्थना करते हैं, जो युद्ध करते हैं और जो काम करते हैं। इस हायरार्की को समझना मेंस के एनालिटिकल आंसर्स के लिए बहुत क्रूशल है। फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर में आते थे पादरी और अभिजात लोग। इनके पास पावर और जमीन दोनों का पूरा कंट्रोल था। लेकिन आर्थिक बोझ किसके कंधों पर था? वो था थर्ड ऑर्डर यानी किसानों पर। शक्ति का ये असमान विभाजन ही उस दौर की सबसे बड़ी सच्चाई थी। अब इस आर्थिक प्रणाली की सबसे छोटी यूनिट को देखते हैं, मानौर यानी जागीर। ये अपने आप में एक मिनी वर्ल्ड था। लॉर्ड के सेफ महल से लेकर चर्च, चारागाह और किसानों के खेत, सब कुछ एक ही बाउंड्री के अंदर। ये सेल्फ सफिशिएंसी या आत्मनिर्भरता फ्यूडलिज्म का एक बहुत बड़ा फीचर थी। बहुत ध्यान रखने वाली बात है ये। कुछ और हाई यील्ड टर्म्स है जिन्हें ठीक से समझ लीजिए। तिथे वो टैक्स था जो चर्च कृषि उपज का 10वां हिस्सा लेता था। फिर आता है टाइल, जो एक डायरेक्ट टैक्स था और सीधे राजा द्वारा किसानों पर लगाया जाता था। हैरानी की बात यह है कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर्स इस डायरेक्ट टैक्स से पूरी तरह फ्री थे। और तीसरा है फीफ, वो जमीन जो एक लॉर्ड अपने नाइट को मिलिट्री सर्विस के बदले देता था। 11वीं सदी तक आते आते इस सिस्टम में एक मेजर टर्निंग पॉइंट आता है। नई एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी ने यूरोप की पूरी इकोनॉमी को बदल कर रख दिया। ये बदलाव लिटरली एक क्रांति से कम नहीं थे। लकड़ी के हल की जगह अब लोहे के भारी हल आ गए, जो जमीन की गहराई तक जुताई कर सकते थे। पशुओं को जोतने के लिए उनके कंधे पर हार्नेस लगने लगे, घोड़ों के खुरों के लिए लोहे की नाल आई, और इन सबसे ऊपर था 3 फील्ड क्रॉप रोटेशन सिस्टम। इसने मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया। ये जो कॉज एंड इफेक्ट सीक्वेंस है, इसे एग्जाम आंसर्स में यूज करना एक रियल गेम चेंजर हो सकता है। ध्यान दीजिए, लोहे के हल और 3 फील्ड सिस्टम से प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने से पॉपुलेशन में तेजी आई। जब एक्स्ट्रा अनाज उगाने लगा तो ट्रेड सेंटर्स की जरूरत पड़ी, और इसी चेन रिएक्शन ने नए शहरों के विकास का रास्ता खोल दिया। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। नए शहरों और ट्रेड के इस बूम ने समाज में एक नई क्लास को जन्म दिया, फोर्थ ऑर्डर। ये ग्रुप उस पुरानी लैंड बेस्ड फ्यूडल हायरार्की से बिल्कुल अलग अपना एक नया रास्ता बना रहा था। इन अर्बन इकोनॉमीज की बैकबोन थे गिल्ड्स। गिल्ड्स ऐसे आर्थिक और सामाजिक संगठन थे जो किसी भी सामान की क्वालिटी, प्राइस और सेल को सख्ती से कंट्रोल करते थे। इस सिस्टम ने शिल्पकारों और व्यापारियों को आगे बढ़ने का एक नया प्लेटफॉर्म दिया, जहां उन्हें दांव में जमीन होने की कोई जरूरत नहीं थी। ट्रेड से जो नई वेल्थ आई, उसने बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स को पॉसिबल बनाया। इंग्लैंड के सेलिसबरी कैथीड्रल जैसी ह्यूज इमारतें बनने लगी। ये जगह कॉमर्स और पिलग्रिमेज के बड़े सेंटर्स बन गए। इनके खिड़कियों पर अभारंजित कांच या स्टेन्ड ग्लास यूज होता था,
ये उस जमाने के विजुअल स्टोरीज थे, ताकि जो लोग पढ़ नहीं सकते वो भी बाइबल की कथाएं समझ सकें। कमाल का कॉन्सेप्ट था ना? लेकिन सेंचुरी से चला आ रहा ये ग्रोथ का सिलसिला 14वीं सदी में आकर बिल्कुल क्रैश हो गया। कुछ भयंकर एनवायरमेंटल और बायोलॉजिकल संकटों ने पूरे यूरोप की नींव हिला दी। इस टाइमलाइन से वो तबाही बिल्कुल क्लियर होती है। पहले 1315 के आसपास जलवायु बदलाव यानी क्लाइमेट शिफ्ट के कारण भारी भुखमरी फैली। फिर ट्रेड रूट्स के जरिए आई प्यूबोनिक प्लेग, जिसे ब्लैक डेथ भी कहते हैं, उसने तबाही मचाई। आर्थिक और सामाजिक रूप से लोग इतने टूट गए थे कि 1381 में इंग्लैंड में एक मैसिव किसान विद्रोह हुआ। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 28 करोड़ का ड्रॉप। सन 1300 में यूरोप की जनसंख्या 73 करोड़ थी, जो प्लेग के बाद 1400 तक घटकर सिर्फ 45 करोड़ रह गई। इतनी बड़ी संख्या में लोगों के मरने से लेबर की भयानक कमी हो गई। जब मजदूर ही नहीं थे तो मजदूरी की दरें आसमान छूने लगीं, और इस एक फैक्टर ने लॉर्ड्स का किसानों पर जो आर्थिक कंट्रोल था उसे हमेशा के लिए तोड़ दिया। इस इकोनॉमिक कोलैप्स और लॉर्ड्स की गिरती हुई ताकत ने एक नए पॉलिटिकल एरा की शुरुआत की। ये दौर था न्यू मोनार्क्स यानी नए शक्तिशाली राजाओं के उदय का, जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। 16वीं सदी के इन हेविली आर्म्ड सोल्जर्स का ये चित्र सैन्य शक्ति के सेंट्रलाइजेशन को दर्शाता है। फ्रांस में लुई 11वें और इंग्लैंड में हेनरी 7वें जैसे नए मोनार्क्स ने नॉबल्स की वीक पोजीशन का फायदा उठाया और सारी स्टेट अथॉरिटी अपने हाथों में कंसोलिडेट कर ली। इन मेजर शिफ्ट्स को नोट करना सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। इन मोनार्क्स ने पॉलिटिकल पावर का एक्सट्रीम सेंट्रलाइजेशन किया। उन अनरिलायबल नोबल लेवीज को हटाकर गन पाउडर और तोपों वाली स्थायी पेशेवर आर्मीज बनाई गई। नेशनल लेवल पर टैक्स सिस्टम लागू किया गया। एक तरह से वसालेज पूरी तरह खत्म हो गया और आधुनिक सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट्स की नींव रखी गई। तो चलिए इस एक्सप्लेनर को एक डीप एनालिटिकल सवाल के साथ कंक्लूड करते हैं। जैसे ही सामंतवाद बिखरा और प्रोफेशनल आर्मीज वाले सेंट्रलाइज्ड नेशन स्टेट्स उभरे, क्या रॉयल पावर के इस एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन ने ही आगे चलकर आधुनिक युग की डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशंस के बीज बो दिए थे? एक टूटा हुआ ढांचा कैसे एक एब्सोल्यूट स्टेट बनाता है, जिसे बाद में जनता की क्रांति का सामना करना पड़ता है, ये हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा लेसन है। इतिहास के पन्नों में कुछ दौर ऐसे होते हैं जो पूरी मानव सभ्यता की दिशा तय कर देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम ठीक ऐसे ही एक बेहद दिलचस्प दौर में चलने वाले हैं, मध्यकालीन यूरोप। हम उस कठोर सामाजिक पिरामिड की परतें खोलेंगे जिसने सदियों तक लोगों की जिंदगी का हर छोटा बड़ा पहलू तय किया था। एक ऐसी व्यवस्थित दुनिया जिसे आज समझना वाकई बहुत रोमांचक है। जरा सोचिए, वो क्या ताकत थी जिसने इस मध्यकालीन यूरोपीय समाज को सदियों तक बिना हिले डुले पूरी मजबूती से एक साथ बांधे रखा। और फिर अचानक ऐसा क्या तूफान आया जिसने इस बेहद स्थिर युग को एक भयानक पतन की ओर धकेल दिया। इस पूरे सफर में हम इन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं। तो इस सफर में हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले हम सामंतवाद और मध्यकालीन यूरोप की नींव को समझेंगे। इसके बाद समाज के उन 3 मुख्य स्तंभों यानी पादरी, कुलीन वर्ग और कृषकों पर नजर डालेंगे। और अंत में उस भयानक 14वीं सदी के संकट की बात करेंगे जिसने इस पूरी व्यवस्था को ही ढहा दिया। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दौर की नींव की, मध्यकालीन यूरोप और सामंतवाद, जहां जमीन और वफादारी ही सब कुछ थी। 5वीं शताब्दी में जब विशाल रोमन साम्राज्य का पतन हुआ ना, तो पूरे यूरोप में एक भयंकर अस्थिरता फैल गई। लोगों को सुरक्षा चाहिए थी और इसी जरूरत से जन्म हुआ सामंतवाद यानी फ्यूडलिज्म का। ये शब्द जर्मन भाषा के फ्यूड से निकला है, जिसका मतलब होता है जमीन का टुकड़ा। और सच कहूं तो उस दौर में जमीन ही सबसे बड़ी सत्ता थी। सैन्य सेवा, वफादारी और पसीने के बदले इसी जमीन का लेन देन होता था। अब इस सिस्टम का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। ये एक सीढ़ी की तरह था जो ऊपर से नीचे काम करती थी। सबसे ऊपर बैठा राजा अपने सामंतों यानी लॉर्ड्स को जमीन देता था। वो सामंत आगे शूरवीरों यानी नाइट्स को जमीन देते थे। और सबसे नीचे आते थे कृषक या किसान, जो अपनी मेहनत से इस पूरी व्यवस्था का आर्थिक बोझ उठाते थे। मतलब जमीन ऊपर से नीचे आती थी और वफादारी और मेहनत नीचे से ऊपर जाती थी। अब हम समाज के सबसे ऊंचे पायदान पर आते हैं, जिन्हें पहला वर्ग कहा गया, पादरी और चर्च, जो उस समय के आध्यात्मिक मार्गदर्शक थे।
आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पिरामिड में सबसे ऊपर बैठे लोगों के पास सिर्फ पूजा पाठ का काम नहीं था, बल्कि उनके पास बेतहाशा आर्थिक ताकत भी थी। इसका सबसे बड़ा सबूत था टिथ नाम का टैक्स। हर किसान को अपनी कुल खेती की उपज का 10वां हिस्सा बिना किसी सवाल के चर्च को देना ही पड़ता था। तो ये महज आस्था का मामला नहीं था, ये सीधे सीधे एक बहुत बड़ी राजनीतिक और आर्थिक शक्ति थी। और इनके विशेषाधिकारों की तो कोई सीमा ही नहीं थी। सोचिए, ये राजा को कोई टैक्स नहीं देते थे, इनके अपने कानून चलते थे। एक तरफ भिक्षु थे जो आम दुनिया से कटकर क्लूनी जैसे बड़े बड़े और एकांत मठों में रहते थे। वहीं 13वीं सदी तक फ्रायर नाम का एक नया समूह भी आ गया जो लोगों के बीच घूम घूम कर उपदेश देता था। और सबसे बड़ी बात, उस दौर में पवित्र बाइबल को पढ़ने और उसे समझाने का एकाधिकार केवल और केवल इसी वर्ग के पास था। कोई और ऐसा कर ही नहीं सकता था। पिरामिड में एक कदम नीचे आते हैं दूसरा वर्ग, यानी कुलीन और नाइट। ये लोग समाज के रक्षक भी थे और बड़े भूस्वामी भी। इस वर्ग के पास जो अपार ताकत थी, उसकी चाबी वासलेज नाम के एक सिस्टम में छिपी थी। ये एक तरह का कड़ा एग्रीमेंट होता था। कुलीन वर्ग को राजा की तरफ से जागीर या कहें फीफ मिलती थी। इसके बदले में उन्हें राजा को सैन्य मदद देने का पक्का वादा करना होता था, और अपनी जागीर पर ये सामंत किसी राजा से कम नहीं होते थे। वे अपना खुद का दरबार लगाते थे, न्याय करते थे, और कमाल की बात देखिए, वे अपनी खुद की मोहर लगी मुद्रा तक छाप सकते थे। अब 9वीं शताब्दी के आते आते यूरोप में युद्ध इतने बढ़ गए कि एक बहुत ही कुशल घुड़सवार सेना की जरूरत पड़ने लगी। यहीं से नाइट वर्ग का उदय हुआ। ये बेहद पक्के और पेशेवर योद्धा होते थे। इनका जीवन चिवैलरी नाम की एक बेहद सख्त नैतिक संहिता से बंधा था। मतलब निष्ठा, अदम्य साहस और कमजोरों की रक्षा करना ही इनका परम धर्म था। बाद में 11वीं सदी में जो बड़े धर्म युद्ध या क्रूसेड्स हुए, उनमें इन्हीं नाइट्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। अब पहुंचते हैं पिरामिड के सबसे निचले लेकिन सबसे बड़े हिस्से पर, तीसरा वर्ग, कृषक और सर्फ, जो इस पूरी व्यवस्था का सबसे शोषित आधार थे। सच तो ये है कि इसी वर्ग के खून पसीने पर पूरी सामंती इमारत टिकी थी। लेकिन यहाँ भी हालात सबके लिए एक जैसे नहीं थे। एक तरफ स्वतंत्र कृषक थे जो सीधे राजा को टैली नाम का टैक्स देते थे और जरूरत पड़ने पर सेना में सेवाएं भी देते थे। लेकिन दूसरी तरफ थे सर्फ, यानी बंधुआ कृषक। इनकी जिंदगी सच में बहुत कठिन थी। वे पूरी उम्र जमीन से बंधे रहते थे, स्वामी के खेतों पर बिना किसी पैसे के खटना, जिसे बेगार कहते थे, यही उनकी नियति थी। इसी बेगार से सामंतों की तिजोरियां भरती थीं। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो फ्रांस के इन सर्फ्स और पुराने रोमन दासों के बीच एक बड़ा दिलचस्प फर्क दिखता है। हाँ, इन बंधुआ कृषकों का भीषण शोषण होता था, लेकिन उन्हें कम से कम अपना परिवार रखने की इजाजत थी और नाम मात्र की ही सही पर थोड़ी बहुत सुरक्षा मिलती थी। जबकि रोमन साम्राज्य में दासों को सिर्फ और सिर्फ एक संपत्ति माना जाता था। उनका कोई कानूनी अधिकार या परिवार नहीं होता था। आखिरकार हम उस पड़ाव पर आ गए हैं जिसने सब कुछ बदल दिया। 14वीं सदी के वे भयंकर भूकंप और इस विशाल व्यवस्था का पतन। जो व्यवस्था सदियों से चट्टान की तरह खड़ी थी, वो 14वीं सदी में कुदरत के कहर के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखर गई। और ये तबाही कोई रातों रात नहीं आई थी। 13वीं सदी के अंत में अचानक जलवायु बदली, भयंकर ठंड पड़ने लगी और खेती तबाह होने लगी। फिर 1315 में पूरे यूरोप में एक ऐसा अकाल पड़ा जिसने लोगों को भूखों मार दिया, और जो कसर बची थी वो 1347 में ब्लैक डेथ यानी ब्यूबोनिक प्लेग ने पूरी कर दी। कमजोर पड़ चुकी आबादी पर मौत का ये कहर बहुत भारी पड़ा। इस महासंकट का असर हर दिशा में हुआ। अर्थव्यवस्था की बात करें तो चांदी की भारी कमी से व्यापार लगभग ठप पड़ गया। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर तो समाज के स्तर पर हुआ। प्लेग से हुई मौतों के कारण मजदूरों की इतनी भयंकर कमी हो गई कि जो थोड़े बहुत किसान और मजदूर बच गए थे, उनकी मजदूरी रातों रात 25% तक बढ़ गई। जरा सोचिए, सदियों से जिस वर्ग को सिर्फ दबाया गया था, आज इतिहास में पहली बार उसके हाथ में मोलभाव करने की इतनी बड़ी ताकत आ गई थी। इसके आंकड़े वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। अकेले इस ब्यूबोनिक प्लेग ने पूरे यूरोप की लगभग 30% आबादी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस एक भयानक महामारी ने रातों रात यूरोप का पूरा जनसांख्यिकीय ढांचा ही उलट कर रख दिया। ये ऐसा तगड़ा झटका था जिसके बाद सामंती व्यवस्था फिर कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो पाई। लेकिन कहते हैं ना,
हर बड़े विनाश के बाद एक नए युग की शुरुआत होती है। बचे हुए किसानों ने अपने हक के लिए जोरदार विद्रोह शुरू कर दिए। वो कठोर 3 वर्ग वाला पिरामिड अब ढहने लगा था। धीरे धीरे व्यापार फिर से पनपा, नए शहर बसे और बुर्जुआ नाम का एक बिल्कुल नया आजाद व्यापारी वर्ग उभरकर सामने आया। उधर राजाओं ने भी सामंतों पर निर्भर रहना छोड़ दिया और अपनी खुद की आधुनिक स्थायी सेनाएं बनानी शुरू कर दी। सामंतवाद की उसी राख से हमारी आज की आधुनिक दुनिया की नींव रखी जा रही थी। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल ज़हन में आता है। सामंतवाद का ढहना सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, बल्कि एक ज़रूरी शुरुआत थी। तो क्या सच में इतिहास के सबसे भयानक संकट और दमनकारी व्यवस्थाओं का टूटना ही अंततः उस आज़ादी और समानता का दरवाज़ा खोलता है, जिसे हम आज के आधुनिक दुनिया के रूप में अनुभव करते हैं? इस पर ज़रूर सोचिएगा। ऐसे ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आसानी से समझने के लिए जुड़े रहिए, पढ़ाई जारी रखिए और आगे बढ़ते रहिए।